Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the terminal velocity and its dependence. तो टर्मिनल वेलोसिटी और उसके डिपेंडेंस से रिलेटेड आज इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो बहरहाल आज के टॉपिक के अंदर हम टर्मिनल वेलोसिटी को देखेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी या स्फेरिकल बॉडी विच इज़ मूविंग थ्रू एनी लिक्विड इज़ गिवन बाय वी टी इज़ इक्वल टू समथिंग। आगे जाके हमारे पास एक फार्मूला एडजस्ट हो जाएगा तो वहाँ पे हम उसको यूँ लिख लेंगे, ठीक है। तो बहरहाल तो ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है जो कोई भी स्फेरिकल बॉडी एक्वायर कर लेती है उस वक्त जब वो किसी फ्लूइड में से फ्लो कर रही होती है। दोबारा एक तरीके से फिर हम डिफाइन इस तरह भी कर सकते हैं, हम लिखेंगे द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस और एक्वायर्ड बाय दिस बॉडी मूविंग थ्रू एनी लिक्विड विद वेलोसिटी वी टी। तो वो टर्मिनल वेलोसिटी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है इसको मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन में जब हम जाते हैं हम ये इसके यहाँ पे मिसाल देते हैं। यहाँ पे चले मैं एक्सप्लेनेशन लिखूँगा लेकिन आप एक्सप्लेनेशन जो है वो इसी वर्डिंग को आप इसके अंदर ट्रांसलेशन कर लीजिएगा इंग्लिश के अंदर। तो हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फोक ड्रॉपलेट्स हैं जो ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं। जैसे ही वो ज़मीन की तरफ आते हैं तो उस वक्त क्या होता है उनका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। उनका जो वेट है वो W इज इक्वल टू लिखा जाएगा mg से। इसी तरह जब भी कोई भी लिक्विड के अंदर या लिक्विड या किसी भी फ्लूइड में जब कोई बॉडी फ्लो कर रही होती है, मूव करती है, तो वो फ्लूइड हमेशा उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसकी मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पहले से डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फोक ड्रॉपलेट भी अगर क्या करेगा, ज़मीन की तरफ आ रहा होगा ग्रेविटी की वजह से और उसके वेट की वजह से, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक अपवर्ड में एक फोर्स अमल कर रही होगी जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। और ये ड्रैग फोर्स किसके बराबर होती है, लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी के बराबर, अगर इसका रेडियस आर के बराबर हो तो अब हम ये देखना चाहते हैं क्योंकि फोक ड्रॉपलेट ज़मीन की तरफ ही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका वेट जो है वो ज़रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ड्रैग फोर्स। तो यहीं पे हम इसके मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं उनको भी स्टार्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, हम कहते हैं द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द दिस फोक ड्रॉपलेट विल इज़ गिवन बाय नेट फोर्स जो है वो हमारे पास बराबर होगी वेट माइनस एफ डी। मतलब वेट में से ड्रैग फोर्स को निकाल दें, आपको टोटल नेट फोर्स मिल जाएगी। और नेट फोर्स जो है उसको मैं लिख दूंगा एफ से एंड वेट को लिखेंगे एम जी से। और ड्रैग फोर्स आप पहले से जानते हैं वो बराबर होती है 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। इसको रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। लेकिन एक बात का हमें पहले से अंदाज़ा हो जाता है और वो ये है कि फुक ड्रॉपलेट जब ज़मीन की तरफ आ रहा होगा तो वो तो आएगा ओनली ड्यू टू इट्स वेट, ज़मीन की तरफ अपने वेट की वजह से आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होता है कि उसकी वेलोसिटी पहले कम होती है और फिर बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसी आती है कि उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है और वो जब तक कि ज़मीन के साथ जाकर टकरा नहीं जाएगा तब तक वो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है इट मीन्स दैट कि उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। क्यों, इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा? क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है तो वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो के बराबर है। इट मीन्स दैट देयर इज़ नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दैट बॉडी और यू कैन से दैट बाय दैट स्फेरिकल शेप्ड बॉडी। तो उस वक्त उसमें कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा। अगर एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमें पता है F इज इक्वल टू होता है ma।
जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो चुका है, वो तो ज़ीरो हो चुका है। देयरफॉर तो फोर्स मेरे पास आ जाएगी m मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो विच विल बिकम्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो नेट फोर्स जो है मेरे पास आ गई है ज़ीरो। इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी 0 इज इक्वल्स टू एम जी और माइनस आगे बचेगा 6 पाई ईटा आर वी, या फिर मैं इस माइनस वाली टर्म को शिफ्ट करूंगा दूसरी साइड पे तो ये बनेगा 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू एम जी, और मैं इसे रखूंगा इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि मुझे फाइंड तो ये टर्मिनल वेलोसिटी करनी है, लेकिन करूंगा तो तब जब मेरे पास यहाँ पे m की वैल्यू मौजूद होगी। अब m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम एक तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, एक फार्मूले का यूज़ करते हैं। और वो फार्मूला क्या होता है, देखिए हमें एक चीज़ का पता है, हमें पता है सिंस यहाँ पे लिख देंगे डेंसिटी यानी रो वो बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बारे में हमें ये बात पता है कि वो बॉडी जो है वो एक स्फेरिकल इन नेचर है, यानी स्फेरिकल शेप की है। तो स्फेरिकल शेप की जितनी भी बॉडीज़ होती हैं उनका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो हम इस वैल्यू को इस अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मेरे पास जो रो यानी डेंसिटी की वैल्यू है वो आ जाएगी m डिवाइडेड बाय v की जगह पे आ जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। अब ये सारी की सारी वैल्यू इधर हो रही है डिवाइड, और ये जब उधर जाएगी तो हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये बनेगी रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल्स टू में आ जाएगा m। तो मुझे तो m की वैल्यू ही चाहिए थी, जो मेरे पास m की वैल्यू आ चुकी है उसे मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, वो बनेगी 6 पाई ईटा और v इज इक्वल्स टू m की जगह पे उसकी वैल्यू मतलब रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई r का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय साथ में क्योंकि उसके साथ g मौजूद है तो हम यहाँ पे g को लिख देंगे। उसके अलावा हम इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम यहाँ से v की वैल्यू को निकालने के लिए ये बाकी तमाम वैल्यूज़ जो है ये दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने से पहले अगर कोई चीज़ यहाँ पे कैंसिल होती होगी हम उसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो पाई से कैंसिल हो जाएगी तो बाकी टर्म्स तो बचेंगी, जो बच चुकी हैं उसको वहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास जो टर्म्स आती हैं वो बनती हैं v यानी सिंपल v जो यहाँ पे बच चुका है उसको लिखा हुआ है, बाकी टर्म्स को शिफ्ट कर रहा हूँ। मेरे पास बचा है v इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई तो सॉरी कैंसिल हो चुका है, r का क्या है क्यूब है, उसके अलावा g है और उसके बटे में जो चीज़ मौजूद है वो क्या चली जाएगी, वो बचेगी 6 ईटा और r। अब r की एक वैल्यू फिर कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास यहाँ पे ये 4 और ये 6 भी कैंसिल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं 2 के टेबल पे इसको कैंसिल करता हूँ, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो मेरे पास बचा है रो मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आगे क्योंकि r की एक वैल्यू कैंसिल हुई तो r का स्क्वायर है g है और डिवीजन में ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होने के बाद 9 ईटा बच जाएगा और ये आ जाएगी v की वैल्यू। अब v जो है उसको आम ज़बान में टर्मिनल वेलोसिटी क्योंकि बोला गया है तो हम उसके साथ छोटा सा t लगा देंगे, इसका मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी विच विल बिकम्स इक्वल्स टू ये बनेगा 2 रो r स्क्वायर g डिवाइडेड बाय 9 ईटा। अब देखा जाए तो यहाँ पे 2 और 9 दो नंबर्स हैं और ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। रो जो है वो डेंसिटी है और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड वो भी कांस्टेंट रहेगी, जी की वैल्यू वैसे कांस्टेंट और ईटा जो है वो इंटरनल फ्रिक्शन वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे सिंपल बचा है आर का स्क्वायर। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि तमाम की तमाम चीज़ें कांस्टेंट हैं बट इसके साथ आता है आर का स्क्वायर। अगर कांस्टेंट ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चल गई कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप क्या करते हैं रेडियस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं यानी दुगना कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो बताएं कि टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं सिंपल, अगर मैं इसी रिलेशन को उठा लूं तो मुझे यहीं से पता चल सकता है। और वो क्या पता चलेगा, ऊपर वाला रिलेशन भी वैलिड है, मैं ये नहीं कहता कि वो वैलिड नहीं है, बट इसको देखकर भी हमें बात समझ आ जाती है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं ये लिखूंगा इफ़
आर चेंजेस टू 2r, यानी दुगना हो चुका है, तो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी वी टी प्राइम हो जाएगी। मैं उसको प्रोपोर्शनलिटी में शो करूँगा और यहाँ r की जगह पे आ जाएगा 2r, और उसका क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r का स्केयर तो इधर बनेगा 2r का स्केयर, तो ये बनेगा वी टी प्राइम इज प्रोपोर्शनल टू 2 का स्केयर करेंगे तो 4 और r का स्केयर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको यूँ लिखूँगा वी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू 4, तो लिखूँगा इसे लिखूँगा r स्केयर किसके प्रोपोर्शनल था, जस्ट वी टी के, तो मैं इसको लिखूँगा सिंपल वी टी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं रेडियस को 2 गुना कर देता हूँ तो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाती है। तो इसी तरह के कुछ और भी क्वेश्चंस अगर आपके जहन में भी होंगे तो आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा भी अगर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।